नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अजीत। आगरा धर्मांतरण मामले में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। मसले पर बीजेपी के नेता विपक्ष के निशाने पर हैं और अपने नफा नुकसान को तौलते हुए बोल रहे हैं। और इन सब के बीच यूपी अल्पसंख्यक आयोग की टीम का भी मानना है कि मामला धोखाधड़ी का है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में कमल का डंका बजाना चाहते हैं। मोदी विकास और सुशासन के नारों के साथ चुनाव मैदान में जाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो विवादों से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूपी की सियासत का अपना अलग रंग है। यहाँ राजनीति और विवाद साथ साथ चलते हैं। आगरा धर्मांतरण मामला भी संघ से जुड़े संगठनों की करतूत बीजेपी को परेशान किए हुए है। हालात ये हैं कि उगले तो मुश्किल, निकले तो मुश्किल। अमित शाह का बयान देखिए। बीजेपी किसी भी फोर्सफुल कन्वर्जन के पक्ष में नहीं है। घर वापसी प्रोग्राम, सो कॉल्ड घर वापसी प्रोग्राम, उस पर एफआईआर फटा है, कोर्ट में मामला गया है। लेट कोर्ट डिसाइड इट वाज फोर्सफुल कन्वर्जन और नॉट। शाह के मुताबिक बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून लाने को तैयार है। कन्वर्जन का जहां तक सवाल है, बीजेपी एक ही पार्टी देश में ऐसी है जो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने के पक्ष में है। मैं सभी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को अपील करता हूं कि वो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने में बीजेपी का सपोर्ट करें। इस बीच यूपी अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने उन लोगों का बयान लिया जिनका धर्मांतरण किए जाने का आरोप है। आयोग से जुड़े सदस्यों का मानना है कि धर्मांतरण करवाने वालों ने धोखेबाजी की है। तमाम मेंबरान ने तय किया कि एक 4 सदस्यीय टीम वहां जाएगी। यहाँ लोगों से बातचीत की है। बातचीत करने के बाद हम अधिकारियों से बातचीत के बाद शासन को रिपोर्ट देंगे। कई पहलुओं पर हम लोगों ने बातचीत की है, पड़ताल की है, कुछ तथ्य निकाले हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कुछ फीडबैक लिए हैं। कुछ लोगों ने कई तमाम तरह की शिकायतें की हैं, कुछ ने सुझाव दिए हैं। हम सबका अध्ययन करने के बाद एक पड़ताल करके एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगे और उसको शासन को प्रेषित करेंगे। धर्म एक निजी मामला है और देश का कानून हर किसी को अपने हिसाब से आस्था तय करने का हक देता है। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि सियासत बार बार नैतिकता और संविधान के तकाजों को भूल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। और इधर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भूले भटके हैं उनकी घर वापसी कराएंगे और अगर किसी को पसंद नहीं है तो कानून बना ले। भागवत ने कहा कि हिंदुओं के खड़े हुए बगैर भारत का कल्याण संभव नहीं है। एक कार्यक्रम के दौरान कोलकाता में मोहन भागवत ने यह कहा। भागवत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तो भारत भूमि है। जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। हमारे ऐसे ही गए हैं, खुद नहीं गए। लोग लालच जबरदस्ती से लूट लिए गए। हमसे जो लूट लिए गए, चोर पकड़ा गया, उसके पास मेरा माल है, दुनिया जानती है वो मेरा माल है, मैं मेरा माल वापस लेता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात। पसंद नहीं तो कानून करो। कहा है संसद ने कानून करो, करने के लिए तैयार नहीं तो क्या करेंगे। और बद्रिकाश्रम पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु वासुदेवानंद जी सरस्वती का यह कहना है कि अगर किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म में आता है तो वो धर्मांतरण में नहीं आता। अगर हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में जाता है तो वो धर्मांतरण कहा जाएगा, क्योंकि सभी के मूल में हिंदू धर्म है। जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती वृंदावन के फोगला आश्रम में चल रहे संत सम्मेलन में आए हुए हैं। धर्मांतरण जो है वो तो आप सभी जानते हैं कि वो अनुचित है और खास करके ये धर्मांतरण का जो कुछ भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो ज्यादा करके अपने हिंदुओं पर पड़ रहा है और हिंदुओं को बहकाया जा रहा है। तो ये बहुत ही अनुचित है और इसके लिए सबको प्रबुद्ध होना चाहिए। चलिए दूसरी अहम खबर का रुख करें तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में कहा कि नकल आज एक संस्कृति बन गई है और नकल के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों के माता पिता और सहयोगी छात्र भी नकल करवाने स्कूल तक पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव ने अपने आवास से प्रदेश के 1 दर्जन स्कूलों के लोकार्पण के मौके पर यह बात कही।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को सरस्वती सम्मान से विभूषित किया। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुन्ना सिंह, फैजाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष प्रोफेसर जीसी पांडेय और लखनऊ विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ध्रुव सेन को सम्मान दिया गया। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय में अरबी कल्चर के एक अन्य शिक्षक समेत 6 को शिक्षक श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आपने ठीक कहा कि नकल करने की एक संस्कृति बन गई है और इसमें जिम्मेदार केवल सरकार नहीं है। जब मैं लोकसभा का सांसद था, मैंने खुद देखा है स्कूलों के बाहर किस तरीके से बच्चों के मां बाप या सहयोगी साथी आकर के किस तरीके से नकल कराते हैं। अभी जितने भी नौकरियां हैं बिना परीक्षा के नहीं हो सकती, कुछ जरूर मिल सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में यह जरूर होगा कि सभी में परीक्षा करानी पड़ेगी। तो क्या किस दिशा में हम लोग ले जा रहे हैं? आज जरूरत है हमारे देश को भी, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की पढ़ाई हो रही है और शिक्षा की बहुत जरूरत है। ये जिम्मेदारी सरकार की है और वहीं समाज में जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। लगातार आजादी के बाद जो सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, जिस रूप में निभानी चाहिए थी, वो नहीं निभाई। अगर निभाई होती तो मैं समझता हूं सबको समान शिक्षा मिल जाती। और नकल माफिया का साथ देने के आरोपों के बीच माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने यह कहा है कि नकल रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए कॉल सेंटर बनाया जाएगा, साथ ही ट्विटर और फेसबुक का भी सहारा लिया जाएगा। आपको बताएं क्योंकि इससे पहले यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई। महबूब अली पर यह आरोप है कि रिश्वत लेकर बोर्ड परीक्षा केंद्र बनवाए गए। हरदोई के एक स्कूल प्रबंधक भगत बाबा ने यह आरोप लगाए हैं। भगत बाबा ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली और डीआईओएस पर पैसे लेकर परीक्षा केंद्र निर्धारण का आरोप लगाया है। आपको बताएं, हरदोई के स्कूल प्रबंधक भगत बाबा ने मायावती सरकार में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र के खिलाफ भी शिकायत की थी और बाद में जांच में दोषी पाए जाने के बाद रंगनाथ मिश्र को इस्तीफा देना पड़ा था। तो शिक्षा विभाग में परीक्षा केंद्रों के चयन और भ्रष्ट अफसरों की नियुक्ति पर माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार का यह कहना है कि हमारी प्राथमिकता परीक्षा थी और नियुक्तियां मेरे आने से पहले हुई थीं। उन्होंने खुद पर लगे करप्शन पर तो चुप्पी साध ली, लेकिन ये कहा कि 906 परीक्षा केंद्र ब्लैक लिस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा करवाएंगे। सीटीवी लगेंगे, बल्कि कापियों पे होलोग्राम भी लगेगा। जो क्लास में एग्जामिनर रहेंगे, इन्विजिलेटर्स रहेंगे, उनके आई कार्ड पहली बार ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें कि उनका सारा डिजिटल डेटा रहेगा और वो कोई न तो कोई चेंज कर सकता है न कोई बदल सकता है। तो 3 लेवल पे पूरी कार्रवाई होगी। तो इस संघ ये आरोप लगा रहा है कि न सिर्फ पूरे प्रदेश में बल्कि लखनऊ में ही 15 से ज्यादा ऐसे ब्लैकलिस्टेड कॉलेजेस हैं। आप उनसे सूची लीजिए, हमें बताइए। वो सारी सूचियां नहीं, वो सारी सूचियां जिलाधिकारियों के पास है। शासन से कोई केंद्र नहीं बनाया गया है और जितने भी केंद्र बने हैं वो मेरे आने के पहले बन चुके हैं। ये भी आरोप लगाया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और दूसरी खबरों का रुख करें तो गाजियाबाद में तैनात सहायक कारखाना निदेशक खालिद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लॉ एडवाइजरी एसोसिएशन का यह आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए गलत तरीके से ये तैनाती पाई है, क्योंकि सहायक निदेशक पद पर तैनात होने के लिए वैज्ञानिक सहायक के रूप में 10 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए और तभी ये तैनाती दी जा सकती है। लेकिन खालिद ने वैज्ञानिक सहायक के तौर पर इस रूप में सिर्फ 2 साल का काम किया है, पर उन्हें सहायक निदेशक के पद पर तैनाती दे दी गई। हैरानी की बात यह है कि खालिद 2 पद एक साथ संभाल रहे हैं। एक तरफ वो कानपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर बने हुए हैं और साथ ही वो गाजियाबाद में कारखाना सहायक निदेशक का पद भी संभाल रहे हैं। बाबू होते हुए भी वो क्लास 2 की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और नीली बत्ती की गाड़ी में चल रहे हैं। 2.5% का कोटा होता है, 2.5% का कोटा ऑलरेडी फुल है, लेकिन उसके बावजूद भी
इनको तैनात कर दिया गया, जबकि कोटा बढ़ाना चाहिए। पहले अगर सेवा नियमावली में आपको संशोधन करके कोटा बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज कि इसमें इनको सेवा नियमावली में संशोधन करके धारा 8 में फैक्ट्री एक्ट के उसमें संशोधन करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहीं इन्होंने कैबिनेट से ना कोई प्रस्ताव पास किया। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होता है और क्लास 2 का जो अधिकारी की पोस्ट है उस पर एक बाबू को तैनात कर दिया गया, जो कि क्लास 1 की उप निदेशक कारखाना की भी फाइलें डील कर रहा है। मिर्जापुर में इंदिरा आवास में घोटाला सामने आया है। मामला हलिया ब्लॉक के महूगढ़ गांव का है। ब्लॉक की लिस्ट के मुताबिक 35 गांव वालों को इंदिरा आवास मिला, जबकि गांव में 28 लोगों को ही आधा अधूरा आवास मिला है। इसके साथ ही नाली, खड़ंजा, तालाब और मनरेगा में भी जमकर घपला हुआ है। इनके निर्माण में भी गांव वालों का यह आरोप है कि जरूरतमंदों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता। अपर जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच करवाकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अगर खबर मिल रही है कि यादव सिंह मामले पर बीजेपी 26 दिसंबर को नोएडा अथॉरिटी में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने इससे पहले इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन गाजियाबाद इकाई, पार्टी की गाजियाबाद इकाई 26 दिसंबर को नोएडा अथॉरिटी में प्रदर्शन करेगी और इस मांग को रखेगी कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। बुलंदशहर में जिलाधिकारी के आदेश पर नगरपालिका के चेयरमैन के रिश्तेदार की फैक्ट्री पर छापे मारे गए हैं, जिसके बाद फैक्ट्री के कर्मचारी और मैनेजर फैक्ट्री छोड़कर भाग गए। छापेमारी में एसडीएम फाइनेंस के साथ पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी मौजूद हैं। 11 दिसंबर को जिलाधिकारी ने जांच के दौरान फुटपाथ के निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे घटिया टाइल्स पर अपनी नाराजगी जताई थी और अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी। वहीं फैक्ट्री को भी सील करने के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी से फरार हुए बदमाश अमित उर्फ भूरा की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसी सिलसिले में उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली पुलिस की बैठक दिल्ली के उत्तराखंड भवन में हुई है। बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड के डीजीपी बीएस सिद्धू ने की है। 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में तीनों राज्यों की पुलिस ने भूरा को पकड़ने के लिए सूचना शेयर करने और मिलकर छापेमारी की बात कही है। उत्तराखंड पुलिस का यह दावा है कि पहले भी भूरा कस्टडी से फरार हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उसे पकड़ा जा सका था। भूरा के क्राइम का बड़ा रिकॉर्ड दिल्ली में है और दूसरी तरफ वो यूपी के बागपत में फरार हुआ है, इसलिए तीनों राज्यों की पुलिस को भूरा को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अनुराग, इस बैठक के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस काफी चौकस हो गई है भूरा को लेकर। जी बिल्कुल अजीत, जो रविंदर, जो ये भूरा नाम का बदमाश है, ये पिछले काफी समय से पुलिस की आंखों में ये धूल झोंकता आया है पहले भी, और अब जब देहरादून पुलिस इसको लेकर आ रही थी बागपत की तरफ, वहां पर ये जो फरार हुआ है उसके बाद चाहे यूपी की पुलिस हो, उत्तराखंड की हो या दिल्ली पुलिस हो, ये तीनों ही राज्यों के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने आज मीटिंग की है और बहुत ज्यादा वो चिंता में है, क्योंकि जो सरकारी असलहा है वो लूटा गया है। AK-47 SLR लूटना कोई मामूली बात नहीं है। यही वजह है कि जो भूरा के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं और जो भी गैंग उसको सपोर्ट करते हैं, उसको लेकर एक रणनीति बनी है ताकि भूरा पकड़ा जाए। हालांकि कई जो बड़े बदमाश हैं उनको हिरासत में लिया गया है और जो उसके घर से जुड़े लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है और उसको पकड़ने की कवायद तेज हो गई है। इससे पहले भी भूरा पुलिस की कस्टडी से 2 बार भाग चुका है और ये जो बैठक हुई है, ये बैठक इसलिए हुई है जीत, न केवल भूरा के लिए बल्कि जो उत्तराखंड पुलिस कई बार अपराधियों को लेकर दिल्ली और यूपी आती है और कई बार जो अपराधी है वो भागते आए हैं। तो एक संयुक्त रणनीति बनी है कि जब भी कोई बहुत बड़े अपराधी को दोषी पर लाया जाता है तो कम से कम यूपी पुलिस को या दिल्ली पुलिस को सूचना दी जाए ताकि उस कैदी की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा सके। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो तीनों राज्यों की सम्मिलित बैठक, उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, न सिर्फ भूरा के मामले में बल्कि अन्य दूसरे अपराधियों के मामले में भी मिलकर संयुक्त तौर पर काम करने की जरूरत है। झांसी से खबर है, यहां के सागर गेट प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की छात्राओं ने छेड़खानी से परेशान होकर स्कूल जाना बंद कर दिया है। पुलिस को भी मामले की शिकायत की गई है। बदमाश स्कूल परिसर में ही शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं और फिर छात्राओं के साथ छेड़खानी करते हैं। इससे तंग आकर कई छात्राओं ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है।
दिक्कत ये है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे डेली सुबह हम लोग 10 बजे आते हैं, उससे पहले यहाँ पे लोग अराजक तत्व जो हैं यहाँ के वो आके यहाँ पे बैठ जाते हैं सारे लोग सभी। और जैसे हम लोगों के सामने निकलने में, जैसे यहाँ की जो बड़ी बड़ी लड़कियां आती हैं तो उनको दिक्कत होती है, कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ के अभिभावक इसीलिए भेजने में भी थोड़ा कतरा रहे हैं। अब यहाँ पे अब जुआ है, शराब है, ये सब यहाँ का चलता है। स्कूल आती है तो काफी लड़कों का ढेर लगा रहता है यहाँ पर, और भगाने के बावजूद ही नहीं भागते हैं। क्या करते हैं वो लोग? बस बैठ के वही अब ताश वगैरह जुआ खेलता रहता है। लखनऊ में गंगा की सफाई के मुद्दे पर आज केंद्रीय कैबिनेट मंत्री उमा भारती और यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गंगा की सफाई के मुद्दे पर मिलजुल कर काम करने पर सहमति बनी है। मुलाकात के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने यह कहा है कि गंगा की सफाई के मुद्दे पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ है। शिवपाल यादव ने कहा कि गंगा सफाई के लिए केंद्र से पैसा मिला है और जल्द ही राज्य सरकार इस पर परियोजना लेकर आएगी। वहीं उमा भारती ने मुलाकात के बाद ये कहा कि अगर राज्य सरकार का सहयोग मिले तो केंद्र सरकार राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माघ मेले के दौरान गंगा में साफ पानी छोड़ा जाएगा। गंगा के बारे में हमारी और राज्य की एक रूपता बनी रहे, और मुझे खुशी हुई जो माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है, वो वहां भी कह के आए थे दिल्ली में भी, और इसके पहले भी जब हमारा गंगा आंदोलन चल रहा था उस समय पर भी जब नेताजी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि गंगा के विषय पर तो हम सब लगभग एकमत रहेंगे कि गंगा अविरल रहे और निर्मल रहे। गंगा को स्वच्छ रखना है, तो इसके लिए आज हम लोगों की बैठक हो गई है। अब हम जल्दी प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें केंद्र भी और खासकर दीदी मदद करेंगे, और बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट जो बनेगा उसे हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। और जितने भी पैसे जो सिंचाई के लिए थी वो बातचीत हो गई है, वो बहुत जल्दी, और पैसा मिला भी है, बहुत जल्दी आश्वासन मिल गया है। और प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे में बहुत कुछ खास हो सकता है। 25 दिसंबर को महामना मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जा सकता है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रही है। आपको बताएं, दोनों का ही जन्मदिन 25 दिसंबर को है और इसी दिन प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं। तो 25 दिसंबर की पीएम मोदी की वाराणसी यात्रा को देखते हुए तैयारियां जोरों पर है। मोदी स्वच्छता अभियान के तहत 80 घाट जाएंगे और बीएचयू के सभागार में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके लिए सभागार को रंग रोगन कर चमकाया जा रहा है। पीएम मोदी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर एजुकेशन फॉर टीचर का शिलान्यास करेंगे और डीएलडब्ल्यू परिसर में न्यू लोकोमोटिव इंजन का लोकार्पण करेंगे। पीएम डिरेका स्टेडियम के विस्तारीकरण का भी शुभारंभ करेंगे। और इधर दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर एक प्रदर्शनी आज शुरू हुई है। इस मल्टीमीडिया एग्जीबिशन का उद्घाटन सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने किया है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी के विभिन्न रंग देखने को मिल सकते हैं। अनेक भारतीय अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तुरंत अनुवाद की व्यवस्था हो, हिंदी में लिखा हुआ है। लखनऊ में जल सत्याग्रह करने वाले जूनियर टीचर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें महिलाएं भी इनमें शामिल हैं। दरअसल स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर जूनियर टीचर्स गोमती नदी में जल सत्याग्रह कर रहे थे। इनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए गए हैं, जिसकी वजह से ये और कहीं आवेदन भी नहीं कर सकते। ये जूनियर टीचर्स अपनी मांगों को लेकर 11 दिसंबर से लक्ष्मण मेला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे थे। वहीं अधिकारियों के मुताबिक पूरा मामला अदालत में लंबित है।